नमस्कार दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस बार बिहार बोर्ड से 2024 में मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे और जिनका मैथ में बाई चांस गलती से कम नंबर दे दिया गया है और वो मैथ में फेल हो चुके हैं और फिर भी दोस्तों वो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम देकर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और सप्लीमेंट्री का पेपर आप लोगों का 10 मई के दिन होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ना आप लोगों को सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिलवा कर आपको मैथ में अच्छे नंबर दिलवा दूंगा। 100% अच्छे नंबर दिलवाऊंगा और 100% क्वेश्चन भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम एकदम लड़ जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से आप लोग देखना, ठीक है ना। और आप लोगों के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं किया है बोर्ड एग्ज़ाम की, आप लोगों को मतलब ना पास नहीं किया है, आप लोगों को फेल कर दिया है। ये बहुत दुखद की दोस्तों बात है। खैर छोड़िए दोस्तों, मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो दूंगा, आप दोनों तीनों वीडियो ज़रूर देखना। दोनों तीनों अगर वीडियो देख लेते हो ना तो मैथ में आप आराम से 70 और 80 प्लस नंबर ला देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो 2-3 वीडियो देंगे, सब लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी का भी वीडियो आएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम चलिए इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बताते हैं ना उसको एकदम अच्छे से समझ जाना। आप समझना, रटना मत, क्योंकि एग्जाम में एकदम 100% टकराएगा। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, फिर आप लोग को एग्जाम में देखना एकदम एक एक क्वेश्चन टकरा जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़ा इतना इतना का बहुलक होगा। दोस्तों बहुलक से 2 क्वेश्चन पूछेगा और दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग एकदम 100% सही दे पाएंगे, क्योंकि ये बताना इसका आंसर बहुत इजी होता है। जितना भी अंक दिया गया है ना, आप इन सभी अंकों में देखिए कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार दिया है। तो देखिए इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, तो 9 सबसे ज़्यादा बार इसमें दिख रहा है। अगर 9 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है ना तो बहुलक का मान भी आपका 9 ही हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। 2 को पूछेगा और दोनों आप लोग आंसर दे देना, ये बहुत इजी है। तो आंसर आपका मिल जाएगा पहला का दोस्तों बी नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर याद रख लीजिए, मानक विचलन होगा, मानक विचलन होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका ये माध्य जो होता है ना, माध्य कमा बहुलक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माध्य कमा बहुलक और कमा आपका क्या होता है माध्यक। इन सबसे क्वेश्चन ना 12 गो 13 गो इस बार के सप्लीमेंट्री में पेपर में पूछा जाएगा। तो मैं आपको इतना बढ़िया से करा देता हूँ ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप लोग अच्छे से वीडियो जरूर देख लेना, अगर देखोगे तो आपको ही फायदा होगा, ठीक है ना। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा मानक विचलन, इसलिए ये तीनों मैं आपको टॉपिक अभी करा देता हूँ। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न इतना इतना का बहुलक होगा। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार कौन अंक है, देखो 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें 7 सबसे ज़्यादा बार है, तो 7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको टीके लगाना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इतना इतना का बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या, देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 इसमें सबसे ज़्यादा बार है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार देखेगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। ये क्वेश्चन है माध्यक का 3 गुना, मतलब कि माध्यक का 3 गुना यानी कि 3 माध्यक। माध्यक का 3 गुना का मतलब वो 3 माध्यक, और अंतर का मतलब होता है माइनस, और माध्य का 2 गुना, तो मतलब माध्य का 2 गुना मतलब कि 2 माध्य। ये बराबर में क्या होगा, तो बराबर में दोस्तों होता है बहुलक। इस फार्मूले को भी याद रखना, बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है बहुलक। तो आप टिक लगाइएगा बहुलक पर, सी नंबर में दिया ना, ये सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है देखिए 6 नंबर की बहुलक इतना इतना अंक इतना इतना का बहुलक क्या होगा। इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है, 3 है, 3 है, 3 सबसे ज़्यादा बार इसमें दिख रहा है, तो 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया बहुलक का, 2 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूरा अच्छे तरीके से बन जाएगा, पक्का आएगा दोस्तों, पक्का। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है अब माध्यिका। माध्यिका से 2 क्वेश्चन रहेगा। देखो माध्यिका आपसे पूछा गया ना इतना इतना का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार क्या दिया है। माध्यिका में सबसे पहले जो अंक दिया गया है ना उसको बढ़ते क्रम में सजा लो। जैसे आप लोग प्रार्थना सरकारी स्कूल में किए हो ना, प्रे आप लोग किए होंगे, प्रार्थना करते समय छोटे बच्चों को आगे लगाया जाता है, फिर उससे बड़े लड़कों को पीछे, उसके बड़े लड़कों को पीछे, तो जो सबसे बड़े होते हैं ना उसको पीछे लगाया जाता है। मतलब प्रार्थना का लाइन में ऐसे लगते हैं, ऐसे मतलब कि नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो वैसे ही आपको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। सबसे छोटा क्या है, 3 है, और 3 से बड़ा क्या है, 5 है दोस्तों, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा इसमें क्या है, 9 है, 9 से बड़ा 10 है, और 10 से बड़ा 11 तो नहीं दिया है, 11 नहीं दिया ना। तो दोस्तों अगर 11 नहीं दिया है तो आपका 12 होगा। देख लीजिए 3 3 6 और 2 8 कब है, 4 और आपका 4 8। तो देखिए ये आपका मैंने बढ़ते क्रम में सजा दिया। देख लीजिए मैंने आपको ना ये बढ़ते क्रम में सजा दिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसमें का बीच वाला मान कौन सा है, तो देखिए इधर से 3 को अंक ले लीजिए, 3 5 8,
3 5 6, इधर से भी 3 को अंक ले लीजिए, 9 10 12। तो हमने दोनों तरफ से 3 अंक काट लिए। अब बीच में क्या बचा? बीच में बचा दोस्तों आपका 7 और 8। तो 7 और 8 तो आपका आंसर होगा नहीं। जब 7 और 8 आंसर नहीं होगा तो आप एक काम करिए, 7 और 8 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो जोड़िएगा तो मिलेगा 15/2 और भाग दीजिएगा तो मिल जाएगा 7.5 और ये 7.5 आपका आंसर मिल जाएगा। अगर बीच में 7 और 8 में केवल 8 रहता तो केवल 8 आंसर मिल जाता। अगर इसके बीच में केवल 7 रहता तो केवल 7 आंसर मिल जाता। लेकिन बीच में दोनों है तो सबसे बढ़िया है कि झगड़ा करने से बढ़िया है दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो आपका प्रॉपर तरीके से आंसर मिल जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर आपका 9 नहीं होगा ना, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कब हो गया? 6 को। तो 6 को अभाज्य संख्याओं का आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है माध्यक। तो इधर से आप 2 को अंक काट लीजिए और इधर से भी 2 को अंक काट लीजिए। अब बीच में देखो, फिर इस बार ना बीच में आपका 2 को बच गया है, तो 5 और 7 एक साथ होगा नहीं। आप 5 और 7 को जोड़ दीजिए और बाटा में 2 कर दीजिए। ऑलरेडी ये बढ़ते क्रम में है, इसको बढ़ते क्रम में सजाने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 5 12, बाटा में 2, 12 बट्टे में आपका 2, तो ये कट जाएगा 6 बार में, तो आंसर आपका मिल जाएगा 6, जो यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर मान कहलाएगा। देखो आरोही क्रम में सजाना मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम में सजाना, और उसी को क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। और माध्यिका का दूसरा नाम होता है माध्यक। माध्यक भी बोल सकते हैं क्योंकि माध्यक का ही तो दूसरा नाम होता है माध्यिका। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। इसमें आपसे पूछा गया है आपसे कि माध्यक क्या होगा। तो माध्यक कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आप इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो बढ़ते क्रम में जैसे 6 सबसे छोटा है, फिर उसके बड़ा 7 है, फिर 8 है, और 8 के बाद से 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 के बाद से 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है। तो बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब दोनों तरह से हम 3 को काटेंगे। इधर से 3 को अंक काट लेते हैं और इधर से 3 को अंक काट लेते हैं। अब बीच में इस बार अकेला केवल 12 बचा है। अगर केवल 12 अकेले बचा है ना, तो यही 12 अकेला हो जाएगा। अगर 2 को बचता तो दोनों को जोड़ते, लेकिन अकेले बचा है तो वही अकेला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है इतना का माध्यिका निकालना है, इतना का। तो इसको भी हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो देख लीजिए बढ़ते क्रम में सबसे छोटा क्या है? तो 6 है। 6 से बड़ा 7 नहीं है, 8 है। 8 से बड़ा 9 है, और 9 से बड़ा क्या है? 9 से बड़ा 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, फिर आपका 16 है, 16 के बाद से 17 नहीं है, 18 है, फिर आपका क्या है? 18 के बाद से ना 21 है, फिर 22 है, फिर आपका 25 है। ये है आपका, ठीक है ना। तो 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9। अब बीच में वाला मान देखिए, इधर से 4 को अंक काट लीजिए, इधर से 4 को अंक काट लीजिए। अब बीच में इस बार क्या बचा है? 16। तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना, ऐसे ही आपको बनाना है। अब दोस्तों माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन समाप्त हो गया। उधर से आपको ना 7+ नंबर मिल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग पास हो जाओगे यार, मेरी चिंता मत करो मेरे दोस्त, पास होगा सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच हो तो आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन होता है बाबू 1/3 पाई r² एच होता है। ये शंकु का आयतन होता है। तो आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये शंकु का आयतन होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा पक्का। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 2 गोले का आयतन का अनुपात इतना है तो उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो आपको पता है ना, जो भुजा होता है ना, जैसे देखो त्रिज्या हमेशा किसके रूप में होता है? तो त्रिज्या हमेशा दोस्तों सेंटीमीटर में होता है, मतलब स्क्वायर में नहीं होता है। एक होता है त्रिज्या, दूसरा होता है क्षेत्रफल, और आपका तीसरा होता है आयतन। तो आप सबको पता है दोस्तों, आयतन जो होता है ना वो क्यूब के रूप में होता है। तो देखिए ये आयतन हमारे पास दिया है 8 और 27। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल आपका हो जाएगा क्या? क्षेत्रफल हो जाएगा 4 और 9, और त्रिज्या क्या हो जाएगा? 2 और आपका 3 हो जाएगा। तो 2 3 का स्क्वायर करिएगा तो 4 9 मिल जाएगा, 4 3 का 4 और 2 3 का 3 पावर करिएगा तो 8 और 27 मिल जाएगा। मतलब ये क्षेत्रफल पूछा गया तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4 और 9 हो जाएगा। डी नंबर वाला सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। ये क्वेश्चन है, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बताइए तो दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो परिधि या क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर करते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए और 9 और 16 आपका आंसर मिल जाएगा। डी नंबर वाला 9 और 16 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस बार दोस्तों दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा गया, इसको रूट में कर दीजिए क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है ना, तो क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर करता है, लेकिन क्षेत्रफल दिया है त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या तो स्क्वायर में नहीं होता है, तो आप इसको रूट में डालिए। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2:1, यानी कि 2:1। ऑप्शन नंबर आपका पी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? जैसे ये हमारा क्या होगा, वृत्त हो गया। अब इस वृत्त के केंद्र ओ पर जो कोण बनता है ना, वो कितना डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? तो 360 डिग्री का बनता है। सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इस बार फिर पूछा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो फिर त्रिज्या निकालना है तो फिर इसको रूट में करेंगे। 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और 9 का निकलेगा आपका 3, तो 2 और 3 आपका आंसर मिल जाएगा। देखो कितना ईजी है, बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों। अब इस बार दोस्तों पूछा गया, इस बार दोस्तों परिधि दिया है और त्रिज्या पूछा है, इसमें क्षेत्रफल का नाम निशान नहीं है, तो आप स्क्वायर मत करना। बहुत लोग क्या करेंगे 4 और 9 कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्षेत्रफल थोड़ी ना पूछा है कि स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल पूछता और क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, तब आप करते हैं, लेकिन त्रिज्या का मतलब तो नहीं होता है स्क्वायर, तो त्रिज्या का मतलब स्क्वायर नहीं होता है, तो जो दिया है वही आंसर टिक लगा दो। और क्वेश्चन में दिया 2:3 तो आंसर में भी 2:3 ही हो जाएगा, 4:9 नहीं होगा, 2:3 ही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण। दोस्तों पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है और अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। अगर आप कहते हैं सर जी 360 का आधा कर देंगे 180 मिल जाएगा, क्या वह नहीं होगा? नहीं, वो नहीं होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री और वृत्त पर के कोण जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? तो परिमाप होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr², तो पाई से पाई कैंसिल, एक बार से एक बार कैंसिल, तो इधर 2 बचेगा उधर r बचेगा, तो r का मान क्या मिला 2, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr² होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। सी नंबर वाला सही जवाब होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दोस्तों कोई भी एक वृत्त है, इस वृत्त पर ना आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, किसी भी तरह से आप मतलब ना स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम कहेंगे अनेक अनंत स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि संख्या 2x - 1 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? जब दोस्तों 3 को पद एपी में होता है ना, तो बीच वाला का दुगुना पहला तीसरा का जोगफल होता है, तो ये बीच में है ना, तो हम क्या करेंगे 3x + 2 का हम लोग दुगुना कर देंगे, मतलब कि 2 से गुणा कर देंगे और बराबर में पहला और आप लास्ट वाला को जोड़ दीजिए, तो 2x - 1 और प्लस में क्या जोड़ेंगे, प्लस में हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों लास्ट वाला प्लस में हम लोग जोड़ेंगे क्या है 6x - 1 है ना, तो हम क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 6x - 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 दूने के 6x और प्लस 2 दूने के 4 बराबर में 2x और 6x 8x मिल जाएगा और माइनस में आपका 1 - 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब देखिए ये 4 है ना, 4 और -2 जब इधर आएगा तो +2 हो जाएगा बराबर 8x और 6 इधर जाएगा तो माइनस में आपका 6x मिल जाएगा, माइनस में, ठीक है ना, माइनस में 6x मिल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब ये 6 हो जाएगा और वो आपका घटेगा तो बराबर में 2x मिल जाएगा, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, x का मान 3 मिल जाएगा। ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, देख लीजिए ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, ये भी वैसा ही एकदम बनाना है। ये भी दोस्तों 1 2 3 पद 1 2 3 और ये AP में है, तो P का मान निकालना है, तो बीच वाला का दुगुना करेंगे। बीच में कौन है 2P + 1 है ना, तो 2P + 1 का हम लोग दुगुना कर देंगे और बराबर में P + 1 और जोड़ देंगे 4P - 1 जोड़ देंगे,
तो -1 + 1 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 4p + 2 और बराबर में बचेगा आपका ये p और 4p मतलब कि 5p बचेगा। अब देखिए ये 2 है बराबर में 5p में से ये 4p जाकर घट जाएगा, तो 5p में से 4p घटेगा, 1p बचेगा, मतलब कि p का मान आपको मिल जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम 100% आएगा, 100% ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस n बराबर है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी n × n + 1/2, यही आपका 100% सही उत्तर होगा। इसे ही आप लोग याद रखना एकदम 100% दोस्तों, यही आपका उत्तर होगा। सब लोग को यही याद रखना है, एकदम 100% क्वेश्चन ये पूछेगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो फार्मूला यही वाला फार्मूला पर लागू होगा, जो अभी ये फार्मूला है ना, ये वाला सी नंबर आंसर दिए थे ना, इसी फार्मूला पर ये बनेगा, तो यही फार्मूला याद रखना। n का मान आपका 100 हो जाएगा, 1 से 100 तक है तो n का मान 100 हो जाएगा। फार्मूला है n × n + 1/2, इसी फार्मूला बैठेगा, बैठा लीजिए तो देख लीजिए, इसी फार्मूला बैठेगा, ठीक है। n का मान आप 100 रखिए इंटू, फिर n का मान 100 + 1 और बाटा में आप रख दीजिए 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, अब होगा 50 गुणे ये जुट जाएगा तो 101 मिल जाएगा, गुणा करिएगा तो 50 मिलेगा और 50 ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल आप लोग को बताना है क्या होगा, कि मूलों का गुणनफल, तो सब लोग अच्छे से याद रखिएगा। मूलों का गुणनफल दोस्तों होता है, मूलों का गुणनफल पता है क्या होता है, अल्फा + बीटा, मूलर का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान दोस्तों ये वाला होगा 1 होगा 1, और a का मान इधर से आपका 4 निकल जाएगा, तो 1/4 आपका a नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 1/α + 1/बीटा का मान पूछा है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों याद रखना, इसका फार्मूला होता है माइनस में b/c, तो ये माइनस है तो माइनस, b का मान इधर से आपका 1 मिल जाएगा और c का मान दोस्तों आपको इधर से -2 मिल जाएगा, तो बाटा में -2, माइनस माइनस कैंसिल, अब बचा ऊपर 1 नीचे 2, तो 1/2 आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न किसी द्विघात समीकरण के विवेच्य का मान 0 से बड़ा होने पर, देखो विवेच्य का मान 0, विवेच्य का मतलब d, अगर d का मान 0 से बड़ा है, d > 0, तो वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और आपका क्या होगा, भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इन 30 प्रश्नों में से 12 से 13 प्रश्न एकदम हूबहू रहेगा, एकदम हूबहू 100% हूबहू रहेगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। और ये लंबा वीडियो थोड़ा सा हो रहा है, मैं आपको अब अगला वीडियो देता हूँ, तो अगला वीडियो मैं आपको अभी तुरंत 1 घंटे के अंदर दूंगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना, मैं वो वीडियो दूंगा आपके पास जाएगा, आप उससे देख लेना, ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आप लोग ला देना, ठीक है।